बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सबसे पहली बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था वो यही थी कि भाई बहुत सी ऐसी बातें जो आपको पता होती हैं, पेपर में बैठकर आप वही बातें अपने आप को समझा रहे थे कि यार मुझे अंदाजा था रिटर्न असेसमेंट अपील में से सवाल आना, मैंने नहीं किया। मुझे अंदाजा था 1 2 3 में से रटे वाला सवाल आना, मैंने नहीं किया। एक वो वाली बात है, वो सीखनी भी जरूरी है, उसकी रियलाइजेशन भी जरूरी है। दूसरे नंबर पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि बाज़-औक़ात आपको वो वाली बातें पता चलती हैं जो नहीं पता थी। एडजस्टमेंट्स, क्वेश्चंस, तो वो वाली चीज सुपर इंपॉर्टेंट है कि जो वो वाली चीज लर्निंग है। ये वो वाली बात है जो पेपर में आपने गलत करनी थी और आपने यहां पर गलत करके सीख ली और पेपर में गलती नहीं करनी। ये असल बात है। जरा एक बार इस पेपर को देखते हैं। ओवरऑल आपके सामने पेपर आया और वह पेपर कुछ इस तरह से था कि सबसे पहले तो एमसीक्यू आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आपने देखा 10 एमसीक्यू है। उसके बाद आपने देखा अच्छा ये सवाल है। जैसे ही सवाल देखा समझ आ गया कि ये तो सैलरी का सवाल लगता है। फिर उसके बाद नीचे आ गए जावेद अफरीदी टैक्स फाइलर है, इसकी रिक्वायरमेंट देखी, रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, हेड ऑफ इनकम से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखा, ये फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन लॉसेस का था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखा, ओन्ड बाय हमजा टू कजन्स अहमद एंड जैन प्रॉफिट शेयरिंग, ये एओपी है सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आएगा, स्पेशल ऑडिट पैनल क्या है, और ये टोयोटा व्हीकल फॉर्च्यूनर का कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड है। सर जी, ये आपने बात देखी क्वेश्चन नंबर 7 की, ये रिटर्न असेसमेंट अपील में से था। क्वेश्चन नंबर 8 देखा, ये सेल्स टैक्स से था। क्वेश्चन नंबर 9 देखा, ये भी सेल्स टैक्स था। और ये क्वेश्चन नंबर 10 देखा, 6 टैक्सेस लेविड, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, ऑडिट क्लाइंट, ये चैप्टर 1 2 3 से था। लो सर, एक ग्लांस जब आप पेपर को देखते हैं, ऐसे मैंने आपके साथ सारे वर्के पलटे हैं। सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे अहम सवाल ये कि सर क्या पहले एमसीक्यू करने हैं? सबसे अहम तो ये बात, क्या पहले एमसीक्यू करने हैं या पहले सवाल हल करने हैं? मेरा फलसफा चेंज है। मेरा मानना है कि आप पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू करें। आप पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल पढ़ें, उसके बाद पिछला। रिक्वायरमेंट्स पढ़ते जाएं। पहले 15 मिनट में आपके हाथ में पेपर है, क्या करना है? उल्टा पेपर पढ़ना शुरू करें। रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। पहला देखें क्वेश्चन नंबर 10। अब होता पता क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा, ये सिंपल रट्टे वाले सवाल थे। 3 और 3 6 और 2 8 8 आसान मार्क्स थे इसके। फिर उसके बाद आपने आगे जाना है और अब अगला सवाल देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 तो फुल फ्लेज सवाल था सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखा तो उसने कहा स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये रिलेटिवली छोटा सवाल था।
आप अभी इनिशियल टाइम है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आया कहाँ से पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, स्पेशल ऑडिट पैनल है, परचेज न्यू व्हीकल है। क्या आप ये कैच कर पाए कि मिस्टर लतीफ जो है वो नई व्हीकल परचेज कर रहा है जिसकी वर्थ 25 मिलियन है? कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे? ये चैप्टर नंबर 14 में जो स्प्रिंग 2026 में जो चेंज आया उसको उसने पूछा हुआ था। और सर समझ आ रहा है, गाड़ी 70 लाख से ज्यादा की हो, प्लॉट 100 मिलियन से ज्यादा का हो, और सर समझ आ रही है, तो उस पर लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में सफिशिएंट फंड, सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आप ये खरीद सकें। और सफिशिएंट रिसोर्सेज को उसने डिफाइन किया कि दैट शुड बी, जो चीज आपने खरीदनी है उसका 130% एटलीस्ट होना चाहिए। तो सर समझ आ रहा है, ये वो वाली बात पूछी थी। कुछ बच्चे मुझे बाद में भी क्लास के आए, उन्होंने कहा कि सर हम इसको पिक ही नहीं कर पाए कि ये क्या था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 एक सिंपल बिजनेस का न्यूमेरिकल है, एओपी का 5 आ गया। इस तरह का पेपर ही एक्सपेक्टेड है। रिलेटिवली कम चीजें होंगी, रिलेटिवली कम चीजें होंगी। जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने बताया वो आपके पास आ गया। मेनली इसमें इस तरह से सवाल आने के ज्यादा वो है। 10 वैसे ही जो थ्योरी थोड़ी बहुत वो पूछता था, अब उसने 10 नंबर के वैसे ही एमसीक्यू पूछ लेने। ठीक हो गया। उधर से 1 2 3 से पूछ लिया, 14 15 16 से पूछ लिया। तो ये अगर आप गौर करें, सबसे पहला टारगेट आपका ये होता है कि आप इजी मार्क्स को कैच करें। पेपर के अंदर एक बड़ी कीमती चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है और आपको उम्मीद रहे कि इंशाल्लाह हो रहा है, मैं पास हो जाऊंगा। मैं एमसीक्यू शुरू में करने के हक में इसलिए नहीं हूं कि एमसीक्यू नंबर आपको 1 देता है, लेकिन आप इमेजिन करें आपको पहले एमसीक्यू नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, 3 एमसीक्यू अगर आपको बैक टू बैक ना आते हो, आपकी सांस फूलने लग जाती है। आपको लगता है लो जी अल्लाह खैर ही करे। हालांकि सिर्फ 3 मार्क्स, उसकी वेटेज भी 3 मार्क्स की है, लेकिन आपके सर पे वो सवार बहुत हो जाता है। उसके बाद क्या करें, पूरे 100 नंबर को देखें। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, 8 नंबर का सवाल देखो जो आपको आता है, 6 नंबर का सवाल देखो जो आपको आता है। ऐसी चीजें देखो जिसका आपको आता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो आप पूरा पेपर हल कर पाओगे। और सर समझ आ रहा है, तो मेरे मुताबिक उल्टा पेपर पढ़ना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले करते, 10 मार्क्स का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ वैल्यू सप्लाई थी, 6 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 10 8 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 8 6 मार्क्स का था, 14 मार्क्स बिल्कुल आसान थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 रिटर्न असेसमेंट बिल, ये तो हम क्या के आपको बता दिए कि ये आना ही आना है, 14 मार्क्स का ये था। फिर उसके बाद आ गया 8 और 6 14 14 14 28। फिर उसके बाद ये जो हेड्स ऑफ इनकम वाला सवाल आया है, क्वेश्चन नंबर 3 जावेद अफरीदी वाला, ये भी एक छोटा और डुएबल सवाल था। 28 और 6 34 मार्क्स। ये वो वाले मार्क्स हैं जो प्योर क्रैमिंग है। ये जो देखें 2 मार्क्स का पार्ट है, 2 मार्क्स का पार्ट 2 मिनट में या यस है या नो है। तो सर समझ आ रहा है, उन चीजों को पहले हल करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे कहें कि सर पहले कौन सा सवाल हल करना चाहिए था, तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले थ्योरी के, ये सबसे पहले आपके पेपर के जो आसान सवाल हैं जो आपको आते हैं
और न्यूमेरिकल नहीं है, पहले उनको हल करें। बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, आसान सवाल है और आपको आते हैं, सबसे पहले उसको हल करें। याद रखिए, मेरे मुताबिक जो बच्चा ये 34 मार्क्स का पेपर हल कर लेता है पहले 1 घंटे में, वो पास हो जाएगा। क्यों सर? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, निकल जाएगा पेपर, आ रहा है पेपर, आसान है पेपर। ये चीजें बार बार आपने अपने आप को पेपर में समझानी है। आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल शुरू कर दिया बिजनेस का, वो हल कर रहे हैं, कोई तीसरी एडजस्टमेंट नहीं आ रही, चौथी नहीं आ रही, आप घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है सर। याद रखिएगा, आई कैप का इम्तिहान सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये नर्व्स का टेस्ट है। आपने पेपर याद रखिएगा, हर पेपर में 60 से 65 नंबर इंतहाई आसान होते हैं। कुछ बच्चे 20 नंबर का नहीं आता होता, फेल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे 70 का करके पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 70 का सही करते हैं, उसमें से 50 आ जाते हैं। और जो बंदा अपनी खोपड़ी में सवार कर ले कि यार मेरे तो पहले 4 न्यूमेरिकल ही मुझे नहीं आते, वो बंदा उड़ जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल के पेपर, सबसे पहला सफा सबसे मुश्किल होता है। और लामोहल्ला आपके सामने पेपर आएगा तो आप क्या करेंगे? पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला सफा पढ़ते साथ ही आप ज़हनी तौर पे परेशान हो जाएंगे कि यार ये तो कवर नहीं हो। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात ये है पेपर को हैंडल कैसे करना है, ये आर्ट है। आप पेपर में से पहले आपने पेपर में से 50 नंबर चुनने हैं यार, मेहनत करनी है। वो कैसे चुनने हैं? आसान आसान सवाल जो आपको आ रहे हैं करो। आप वो 28 नंबर, 34 नंबर, 25 नंबर जितने के सवाल है पहले वो करो। वो करने के बाद जब आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिल जाए तो फिर एमसीक्यूज की तरफ आओ। पहले आसान सवाल कर लो। हर वक्त दिमाग में रखो, एमसीक्यू नहीं आता कोई बात नहीं, क्या औकात है इसकी, 1 नंबर नहीं चाहिए, मैं बाकी 99 में से पास होऊंगा। अगर ये ना सोचा तो आपको एक एमसीक्यू इतना बड़ा धचका देगा कि आपको लगेगा मेरा पेपर ही फेल हो जाएगा। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरा एमसीक्यू करें, तीसरा करें, चौथा करें। एक एमसीक्यू पढ़े, नहीं आ रहा है, दूसरा करें, तीसरा करें, उसको छोड़ें। यार जो चीज आ रही है और आप कर रहे हैं ना, हर एक नंबर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, और जो चीज नहीं आ रही है 1 नंबर आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको खौफ दे रहा है। सर इस खौफ से जीतना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, यकीन माने 50 नंबर से ज्यादा का बहुत आसान होता है, 65 नंबर का पेपर इंतहाई आसान होता है। लेकिन हमें जो 35 का नहीं ना आता होता, वो हमें इतना डिस्करेज करता है कि हमारा पूरा 50 रह जाता है। बुनियादी तौर पे मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि यार गेम सारी क्या है? सारी गेम मेंटल गेम, दिमाग की गेम है सारी। आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, आपने ज़हनी तौर पे कोशिश करनी है, आपने मेहनत करनी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो चीज आ रही है उसे फौरन करें। पेपर देखा, इसमें 28 से 34 मार्क्स का पेपर ऐसा था जो बिल्कुल सीधा फ्लैट पेपर, आसान था। हाँ ऐन मुमकिन है कि उसमें से आपको 10 नंबर का ना आता, कोई बात नहीं। 24 का आता है, 24 में से 20 लो। वो करने के बाद जो आते हैं वो सवाल पहले थ्योरी के हल करो, उसके बाद एमसीक्यू करो। समझ आ रही है? नॉर्मली आप लोगों को पहली बार आना है,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मली एमसीक्यूज मुश्किल पूछता है, उसका टारगेट होता है बच्चे की एक बार वहां निकाल दे। वो एमसीक्यू मुश्किल पूछ रहे थे, पेपर आसान बनाता है। हमने क्या करना है, वो हमें बेवकूफ बना रहा है, हमने उसे बनाना है। हमने एमसीक्यू पहले पढ़ के घबराना ही नहीं, हमने पहले क्या करना है, हमने पहले पेपर पढ़ लेना। और पेपर भी कैसे पढ़ना है, उल्टा। और सर समझ आ रही है, जब ये कर लिए एमसीक्यू करें, उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ आए। और मैंने फिर कह रहा हूं, एमसीक्यू नहीं आता घबराना नहीं है, क्या सोचना है, एक नंबर है, छोड़ो कोई बात नहीं। जो एमसीक्यू आ रहा है धड़ाधड़ करने हैं, इंशाल्लाह 10 में से 7-8 न्यूमेरिकल अगर आपको आते हो, एमसीक्यू आते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया, वो हल कर लिए। अब आ गया न्यूमेरिकल की तरफ। सैलरी का न्यूमेरिकल होगा, एओपी का, सैलरी का छोटा न्यूमेरिकल होगा, क्या कहते हैं, एओपी का न्यूमेरिकल होगा, बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल होगा, ये न्यूमेरिकल्स करने। ठीक हो गया, फिर ये वाले सवाल पढ़ने, फिर इनको प्लान करना। सर थीम समझ गए। अब बात यह है कि आपने सबसे पहले उल्टे सवाल पढ़ने शुरू किए और एक बार सारे सवाल पढ़ लिए रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको समझ आ गया कि यार कौन सा सवाल आसान है और कौन सा मुश्किल है। और फिर उसके बाद जो सवाल आसान है वो फौरी तौर पे कर लिए, जो आसान, जो बिल्कुल इजी लग रहे हैं, जिसकी आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े, आपको समझ आ गई यार इसमें तो एक एडजस्टमेंट भी मुश्किल नहीं है, तो वो हलवा है, करें उसको। कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है, ये आपने न्यूमेरिकल की सवाल पढ़ा पूरे सफे का, आपको लगा यार 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, आपने कहा छोड़ो लानत भेजो, 18 में से 2 नहीं ना आती होंगी, कितने मार्क्स का होगा, 3 नंबर का, मैं 15 में से 12 लूंगा, 13 लूंगा। पास होना मुश्किल नहीं है, एक एवरेज प्रिपेयर्ड बच्चा हो ही नहीं सकता टैक्स के पेपर में फेल हो जाए। बच्चे जो फेल होते हैं वो पैनिक होने की वजह से होते हैं। और ये वाली बात मैं इसी वक्त ही तो बताऊंगा, मैं क्या आपको सेल्स टैक्स पढ़ाने से पहले ये वाली बात बता सकता था? जब पूरा पेपर हल करोगे तभी बताऊंगा ना कि पूरा पेपर हल करने की क्या टेक्निक है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया इमरान खान ने तरीकी बात की थी, आपने घबराना नहीं, बस इस पेपर के अंदर 65 आसान मार्क्स छुपे हुए हैं। आपने पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया, मार्क कर लिया, जो सवाल पढ़ के आपके पेट में लड्डू निकले ना, आपने फोन किया यार ये तो मैं भी करता हूं, अभी आपको शीट नहीं मिली, ये तो मैं भी करता हूं, फिर ऊपर गए ये तो मैं भी करता हूं, इसकी एडजस्ट, ये पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लिया, हाँ इसकी 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, बाकी आती है, गुड है, इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर आगे देखें, ये न्यूमेरिकल आगे, इसकी 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, बाकी आती, गुड हो गया, कर लेंगे, कर लेंगे, ऑल इज वेल, सब अच्छा है। 2 एडजस्टमेंट की वर्थ कितनी है? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यार छोड़ो, 18 में से 5 नहीं आते, बाकी आता है, करो। जब 13 नंबर करने लगोगे ना तो वो भी हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अपने हिस्से के नंबर इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करने हैं। 50 नंबर इकट्ठे करना मुश्किल नहीं। उसके बाद आपने जो जो आसान सवाल सीधे सीधे थे सारे कर दें। पहला स्टेप है, जो सवाल आसान है, इजी है, आपको आता है, कर डालें। दूसरा स्टेप है एमसीक्यूज कर डालें। तीसरा स्टेप है जो बड़े न्यूमेरिकल्स है वो कर डालें। चौथा स्टेप है जो बकाया रह गया है, खाली पेपर छोड़ने की बजाय जितना दिमाग में जो समझ आ रही है वो करें। पेपर कोशिश करें अटेम्प्ट मैक्सिमम करना चाहिए, और कुछ तो दिमाग में आएगा ना, जो आ रहा है वो लिखें, वो करें। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये हमारी बेसिकली थीम है। अब मेरे साथ जरा अगर आप इस पर आ जाएं, एमसीक्यू पर, तो मिस्टर सलमान हैज पाकिस्तान सोर्स टैक्सेबल इनकम ऑफ 1.8 मिलियन एंड फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ 6 लाख।
उसने पे किया हुआ 1,20,000 फॉरेन टैक्स। व्हाट इज द अलाउबल फॉरेन टैक्स क्रेडिट? 102, 500, 307, 500। यार ये सिंपल, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई थी सर? ये सिंपल था, ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है। दूसरा लेना है ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, निकाल लेते हैं। 24 लाख की 24 लाख की क्या निकली थी भाई, बताइएगा जरा। चौबीस लाख की टैक्स लायबिलिटी निकाल लो ना। आप लोगों ने तो अभी भी किया होगा। जी सर। चार लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख जी। 102,500 सर, ऑप्शन नंबर 1। लोअर लेना होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 थी। इसी तरह ही एबीसी लिमिटेड ने इनकर की एक्सपेंसेस, सैलरी पे की है, कैश में माइनस नहीं होगी, फाइन ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ माइनस नहीं होगा, यूटिलिटी बिल माइनस होगा। ये भैया 450 वाज द आंसर। करंट ईयर कैपिटल गेन 4 लाख है, ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। बाकी 3 लाख का लॉस क्या हो जाएगा? कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। लो सर, मिस्टर हमजा परचेज अ प्लॉट फॉर 5 million एंड सोल्ड फरवरी, व्हाट इज अ कैपिटल टैक्स लायबिलिटी? सर जी यहाँ पर आपने गेन निकालना था पहले, उसके बाद होल्डिंग पीरियड देखना था। सर ये कैपिटल एसेट था ना, होल्डिंग पीरियड देखना था, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी। एक बच्चे ने क्या किया है, एक बच्चे ने इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट थी, वो वाला रूल लगा दिया। भैया वो वाला रूल गलत है, वो तब लगना है जब वो डेप्रिशिएबल होगा। अगर डेप्रिशिएबल नहीं होगा तो कैपिटल एसेट होगा। कैपिटल एसेट पर कैपिटल बेचने पर जो गेन है वो कैपिटल गेन होता है। यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? तो यहाँ पर वो वाली बात आनी थी। अच्छा जी, ये टैक्स लायबिलिटी थी, मेरा ख्याल है इसकी ऑप्शंस ठीक नहीं थी। अच्छा जी, एक तरफ एओपी की टैक्स इनकम आ गई 12 लाख, इसका शेयर था 50%, कितना हो गया? 6 लाख। इसकी वैसे इनकम थी 7 लाख, शेयर ऑफ एओपी था 6 लाख, टोटल हो गया 13 लाख। 13 लाख की लायबिलिटी बताइएगा। 3 लाख 1,10,000। अब करना था ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए डिवाइडेड बाय 13 लाख मल्टीप्लाई, बस ऐसा ही था जी। आंसर बताइएगा। 5, 9, 2, 3, 0 बोलना भाई, यही था सर। ये वाली ऑप्शन होनी चाहिए थी यहाँ पर। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया once a registered person applies for deregistration, the commissioner inland revenue is required to process the application. How many days subject to clearance of outstanding liability? कितने दिन है सर? सर इससे पहले ये 90 डेज हुआ करता था, लेकिन अब ये 60 डेज है। एथिकल प्रिंसिपल जो कहते हैं कि आप इम्पार्शियल नहीं, फेवरेटिज्म ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? फेयरनेस कहते हैं। फाइनल अथॉरिटी फॉर अपील इन टैक्स मैटर क्या होती है? सर जी सुप्रीम कोर्ट है, शाबाश।
एपलेट ट्रिब्यूनल सिर्फ तब होती है जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। मिस्टर ए परचेज अ कार नॉट अप्लाइंग फॉर 7.5 million की अकॉर्डिंग टू हिज वेल्थ स्टेटमेंट ही डिक्लेयर कैश रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ 9 million। भैया 7.5 million की परचेज की है, क्या मिस्टर अली एलिजिबल पर्सन है? भैया 7.5 million की अगर आप 70 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, जो कितने होते हैं 130%। जी बताइएगा कितना बना? जी भाई 975,000। तो भाई ये तो फिर एलिजिबल ना हुआ। और सर समझ आ रहा है? एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट फेल्ड टू डू सो। भैया अगर कोई बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड था लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसके बार ऑन द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बार ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सील ऑफ बिजनेस या ऑल ऑफ द अबव। 14 ए बी था, ए सी वो किए वो वाले सारे। सर जी आपके सेल्स टैक्स में ये लेटेस्ट अपडेट थी, ठीक है सर, इसमें ऑल ऑफ द अबव आना था सर। सर जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 बुनियादी तौर पे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट कर रहा था। अगर मैं इसकी बात करूं मेनली लीव इनकैशमेंट था, एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड अगर आपको मिला है तो वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, ग्रेचुटी टैक्सेबल होगा, मंथली सैलरी मिल रही है टैक्सेबल होगी, फिक्स्ड अलाउंस मिल रहा है टैक्सेबल होगा, एडिशनली 3 मंथ की सैलरी मिली है पिछले साल से रिलेटेड, सैलरी इन एरियर्स है, एरियर की सैलरी। एरियर के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है? एरियर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि पिछले साल से रिलेटेड सैलरी आपको इस साल मिलेगी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, चाहे एक्रूअल बेस पर ट्रीट करें, चाहे रिसीट बेस पर। आपके पास दोनों ऑप्शन है। यहाँ पर उसने आपको कह दिया था बेस्ट ऑप्शन बताएं, तो आपको एक तरफ एनटीआर कैलकुलेट करना था, दूसरी तरफ सॉरी एनटीआर कह दिया, एक तरफ रिसीट बेस पर कैलकुलेट करना था, दूसरी तरफ एक्रूअल बेस पर कैलकुलेट करके आंसर बताना था। यही इसकी एडजस्टमेंट थी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आ गया था जावेद अफरीदी वाला। हाँ जी सर जी अप्रूव ग्रेचुटी फंड का 15 प्रोविडेंट फंड कह रहे हैं आप, ग्रेचुटी कह रहे हैं सर? आप सवाल दोबारा पूछिएगा। ग्रेचुटी फंड कहाँ पर आ रहा है? ये ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी अगर सरकार दे तो भी एग्जाम्प्ट है, अगर फंड हो तो भी एग्जाम्प्ट है। अगर स्कीम हो तो अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और अगर अनअप्रूव्ड हो तो आप वाली बात देखेंगे, फिर 50% या 75,000 विच एवर इज लोअर, उस हद तक एग्जाम्प्ट। सर ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट थी, एज्यूम करेंगे कि ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसने वैसे सवाल में लिखा भी हुआ, और अगर ना भी लिखा होता तो भी हम समझेंगे कि ये एग्जाम्प्ट है। और सर समझ आ रहा है? फिर उसके बाद लेदर जैकेट उसके एम्प्लॉयर ने उसको गिफ्ट किया, ये भी टैक्सेबल होगा। सर जी उसके बाद लैपटॉप 80,000 वाला लैपटॉप, उसको एक 80,000 रुपए की WDV थी, मार्केट वैल्यू उसकी 1,40,000 थी, उसको दे दिया 80,000 का, तो कितने का फायदा हो गया? 60,000 का, टैक्सेबल होगा। फिर यूशे हैज ऑब्टेन्ड अ लोन अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 4 लाख फ्रॉम SHL एट एन इंटरेस्ट रेट 10% था।
तो भाई इंटरेस्ट रेट 10% था, तो ये तो बेंचमार्क पे था, कोई फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नहीं दिया, लेकिन कुछ माफ कर दिया। जो माफ किया वो इनकम में शामिल होगा। तो सर ये जो आपको रेट्स दिए हुए थे ना, ये असल में आपको इशारा कर रहे थे। क्या इशारा कर रहे थे? ये जो रेट्स दिए हुए थे ना, असल में ये इंडिकेट कर रहे थे कि आपने एक्रूअल बेस पर वर्किंग करनी थी। शाबाश। अगर रेट ना दिए होते तो फिर तो आप चुप करके रिसीट ही करके काम मुका देते। फिर ये जावेद अफरीदी वाली बात है, टैक्स फाइलर मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल टैक्स ईयर 2026, इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 2, ये पास पेपर में इसके अलावा भी आ चुका है, 2 बार अलग-अलग मौकों पे आया है। सर जी ये 8 रिलेटेड आइटम है, एक 8 रिलेटेड पर गेन आता है, एक में लॉस आता है, ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होते, इसमें वो वाली बात है। और इसकी 8 रिलेटेड आइटम थी और ये 2 थी, लेकिन बेचा इकट्ठा है। तो चूंकि इकट्ठा बेचा है तो क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट करेंगे। चूंकि इकट्ठा बेचा है तो अपोर्शनमेंट करेंगे। किस बेस पर? फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर अपोर्शनमेंट करेंगे। फिर उसके बाद कटिंग मशीन आ गई। ये मशीन मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली थी, कॉस्ट WDV थी, इसने ढाका भेजी है। सर जी क्या पड़ा हुआ है? डेप्रिशिएबल एसेट अगर एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा? उसकी सेल प्रोसीड कॉस्ट के बराबर ले लेंगे। ठीक हो गया? वो वाली बात यहां पर प्लान थी। जर्मन शेफर्ड 6 लाख का खरीदा था, 4.5 लाख का बेच दिया। 4.5 लाख का खरीदा था, 6 लाख का बेच दिया जी। ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं होगा सर। तारिक टैंक, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन आप कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी कि ये फेथ ब्रदर वाला जो क्वेश्चन है आपके पास पेपर्स में, उससे इंस्पायर्ड था। अच्छा अक्सर बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि सर ये पास पेपर टाइप था। बच्चों अपना पेपर लेटेस्ट उठा के देखो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से सवाल पूछा होगा। सर समझ आ रही है? जनरली ट्रेंड में ऐसा होता है कि वो पुरानी एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा अपग्रेड करके पूछता है। और वही जिस बच्चे ने फेथ ब्रदर्स वाला सवाल किया है उसके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान था। अगर इस सवाल में कहीं पर प्रॉब्लम आई है तो पूछे, कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आई तो पूछिए। अच्छा सवाल था फेथ ब्रदर वाला। एक आध चीज मैंने उसकी कम की है, इस बार ज्यादा चांसेस लॉसेस के आने के हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट लॉसेस ये वाला एरिया ज्यादा आएगा। बिजनेस के एडजस्टमेंट वाला सवाल आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने अब प्रॉपर्टी और अदर सोर्स के सवाल को मिला के पूछ लिया हुआ। और अब तो जब उसका दिल चाहेगा ना, कोई टॉपिक पूरा नहीं पूछना, 1 नंबर का MCQ देगा, निकाल दिया। पहले तो वो इस तरह नहीं ना करता था, अब किया करेगा। सर जी क्वेश्चन नंबर 5, ये फॉरेन लॉसेस का सवाल है। फॉरेन इनकम है, फॉरेन लॉस है। फॉरेन इनकम में फॉरेन लॉस को एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट निकालना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये गोल्डन बर्गर वाला सवाल है। अच्छा सवाल है। दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वीट बेकर्स। स्वीट बेकर्स टाइप का सवाल है, नोट करें वो सवाल। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत आई तो उस सवाल को देखें,
कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे पूछो, लेकिन वो सवाल करने के बाद आपको ये सवाल आना चाहिए। और पेपर में इसी टाइप का सवाल ही आना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट की 3 एडजस्टमेंट्स पूछ ली थी, ऑडिट, स्पेशल ऑडिट पैनल पूछ लिया था, और ये चैप्टर 14 में उसने नई प्रोविंस ऐड किया है, रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इस टॉपिक को जरूर तैयार कीजिएगा सर। फिर उसके बाद आ गया था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाज कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है फरवरी के महीने की। बाज़-औक़ात उसने ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस किया हुआ है तो उसे कहें ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर सकते हैं अगर वो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस के मुताबिक हो और इनवॉइस पर शो हो रहा हो। ये इनवॉइस पर शो नहीं हो रहा तो ये तो माइनस नहीं हो सकता। टैक्सेबल गुड्स हैं 15 लाख रुपए की, इंटरनल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है, और एक सवाल है कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, उसमें उसने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। आओ जरा मेरे साथ यार एक बात डिस्कस कर ही लो। यार एक चीज है रॉ मटेरियल, और एक चीज है रॉ मटेरियल, और एक चीज है फिनिश गुड्स। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। जब आप रॉ मटेरियल की बात करते हो तो आप ये सोचते हो कि इनपुट क्लेम करना है या नहीं करना, और जब आप फिनिश गुड्स की बात करते हो तो आप सोचते हो आउटपुट चार्ज करना है या नहीं करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर वो कहते हैं मैंने रॉ मटेरियल खुद इस्तेमाल कर लिया या मैंने रॉ मटेरियल एम्प्लॉय को दे दिया, तो भैया रॉ मटेरियल के केस में इनपुट का सोचना है कि क्लेम करना है या नहीं करना। और अगर वो कहते हैं फिनिश गुड्स मैंने खुद इस्तेमाल कर लिया या फिनिश गुड्स मैंने एम्प्लॉय को दे दिया, तो इसमें हमने आउटपुट चार्ज करना है, यहां पर इनपुट क्लेम नहीं करना। ये दो चीजें होती हैं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग में उसने ये वाला सवाल इस तरह से टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर उसने छोटी सी बात कही है, और ये वो कहते हैं कि जब वो आपको जनरली बात करे तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि ये फिनिश गुड्स की बात कर। 60% ओन मैन्युफैक्चर थी, 60% यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग। जितनी इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज हुई वो पुट टू बिजनेस यूज है, और ये सप्लाई होगी, आउटपुट चार्ज होगा। 6 लाख रुपए का एडवांस दे दिया है सर जी, अगर एडवांस पे हो गया है तो इनपुट क्लेम कर लेंगे, एडवांस वसूल कर लिया तो आउटपुट चार्ज कर देंगे। हमने क्या हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है? जब गुड्स डिलीवर कर दें, जब अवेलेबल कर दें, या जब पेमेंट। जी, न्यू पार्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए। अगर वारंटी है तो सप्लाई नहीं है, अगर वारंटी नहीं है तो सप्लाई होगी। फिर आपको डिस्काउंट मिला, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट तो सेल्स टैक्स वाले कंसीडर करते ही नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया इमरान एंटरप्राइज वाला। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे मुताबिक सेल्स टैक्स का बड़ा अच्छा सवाल है, और ये इंस्पायर्ड है किस सवाल से? आपको ये सवाल करते हुए कोई दूसरा सवाल याद आया है? कौन सा? लास्ट पेपर में शैम्पू आया था, उसमें बस 25% लगा, तो वो सेम इसी तरह का सवाल था। शैम्पू लिमिटेड ऑटम 24 में सरमाया एसोसिएट। सरमाया एसोसिएट। आप मुझे पिछले टाइम का सवाल उठा के बताएं, मैं आपको बताऊंगा ये सवाल किस सवाल से मिलता जुलता है। एडजस्टमेंट्स मिलती जुलती होती है। मेरे मुताबिक आज तक जितने सवाल आए सेल्स टैक्स के पास पेपर में, सबसे अच्छा सवाल ये है। और अगर इसके अलावा कोई है तो वो कौन सा है? मेहरबान एसोसिएट। मैं इंशाल्लाह अभी इस क्लास के फौरी बाद एक छोटी सी वर्किंग है मेरी, वो इसी चीज के बारे में कि मैंने ना आपको
न्यूमेरिकल्स बताने के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। कुछ बच्चों ने कहा भी हुआ है, लेकिन मैं चाहता था कि आप मॉक दे दें, उसके बाद में आपको वो वाली शीट शेयर करूंगा। और सर समझ आ रहा है सर? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया था, ये सिंपल क्रैमिंग वाला है, ये अब भी आना है। चैप्टर 14, 15, 16 से आना है, चैप्टर 1, 2, 3 से आना है, चैप्टर 17, 18, 19 में से उसने वैल्यू सप्लाई पूछ था, नहीं तो उसमें से आमतौर पे रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सर क्या पता वो इस बार आपसे ये इस तरह ही पूछ ले। डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। ये पेपर था, मैंने सारा क्रैक करके आपको बताया। असल टारगेट है आपको ज़हनी तौर पे तैयार करना कि पेपर एग्जाम में हल किस तरह करना है। अब कोई सवाल पूछना है तो पूछे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फॉरेन लॉसेस का रूल पता क्या है? फॉरेन लॉस का रूल क्या होता है? फॉरेन लॉस का रूल होता है जिस हेड का लॉस होगा उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। यही रूल यहाँ पर अप्लाई करना था। उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी थी और फॉरेन सोर्स इनकम भी थी। और फॉरेन सोर्स इनकम में फॉरेन सोर्स इनकम भी थी। फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन टैक्स पेड, फॉरेन लॉसेस आपके सामने आ गया। जो इनकम थी उसको लॉस के साथ एडजस्ट करेंगे, बाकी ऐड कर लेंगे इनकम में। यहां पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना था, उसके बाद पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी, फिर उसके बाद लायबिलिटी निकालनी थी, उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब लेते हैं? जब 3 शर्तें पूरी हो जाए। शर्त नंबर 1 फॉरेन इनकम हो, शर्त नंबर 2 फॉरेन का टैक्स पे किया हो, शर्त नंबर 3 फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल हो। ठीक हो गया? तो फिर आप टैक्स क्रेडिट लेंगे, वो कितना होता है? एक्चुअल जितना पे किया, दूसरा A ओवर B इंटू C एवरेज रेट। तो सर समझ आ रहा है? ऐसे करना था। और सर समझ आ गया सर? ओके जी सर, आप कौन सा कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की एडजस्टमेंट नंबर। सर जी, अगर आपकी एक गाड़ी है, सॉरी मशीन है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही थी, कॉस्ट भी उसने आपको दी हुई है, WDV भी उसने आपको दी हुई है, सेल प्रोसीड क्या है? 60 मिलियन। हम सेल प्रोसीड को किससे रिप्लेस कर देंगे? कॉस्ट से रिप्लेस कर देंगे। अगर पाकिस्तान डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो जाए, सेल प्रोसीड लिखेंगे 7 लाख, कॉस्ट लिखेंगे 440,000 मिलियन, और WDV है 1.9 मिलियन। WDV 1.9 मिलियन है, इस पे से आप डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। आओ सर, सेल प्रोसीड है 7 मिलियन, कॉस्ट है 4.4 मिलियन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? निकालो सर। 4.4 मिलियन माइनस 1900 जी 25, 2.5 मिलियन, ये लेस कर दिया, इधर क्या आ गया? 19 मिलियन। अब सुन लो, चूंकि डेप्रिशिएबल एसेट
क्या हुआ था, एक्सपोर्ट होता तो सेल प्रोसीड को किसके बराबर ले लेंगे, कॉस्ट के बराबर ले लेंगे। कितना आ जाएगा, इनकम कितनी आ जाएगी, 2.5 मिलियन की, किसके बराबर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे करना था सर। जी सर। सर अगर सेल प्रोसीड डायरेक्ट 4.5 मिलियन माइनस करें तो सेल प्रोसीड सर इससे 4.5 मिलियन माइनस करें 4.5 कहां से आया भैया, सर अगर 7 मिलियन से हम लोग 2.5 मिलियन माइनस करें 7 मिलियन का तो नाम ही नहीं ना। 7 मिलियन तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ऐसा जनरली करते हैं। आपने 7 मिलियन लिखना ही नहीं, आपने तो ये वाली फिगर लिखनी है, क्योंकि सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर लेना है ना। सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर लेना है। डन हो गया सर जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 में एडजस्टमेंट नंबर 4 ये कि नेट सेल में रेंटल रिसीव शामिल है। अच्छा, पहली बात यह कि ये कौन सी जगह थी, ये कौन सी जगह थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, तो इसका मतलब है कि इसका रेंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। 0.55 मिलियन तो मंथली पे कर रहे थे, और रेंट के वाले से अंडे कितने, 110 क्रेट। एक क्रेट कितने का था, 68 का, तो 6800 इंटू 110 इंटू 12। पॉइंट समझ आ रहा है, किस भाई ने सवाल पूछा है, हाँ सर समझ आ रहा है आपको। इतना असल में देखो, मेरी एक जगह थी, मैं उससे 5,50,000 रुपया भी ले रहा था, और 110 क्रेट पर मंथ का, पर मंथ के इतने पैसों के अंडे भी ले रहा था, यानी मेरे किराए में ये दोनों शामिल थे। अब ये दोनों, वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड का किराया, वो भी इनकम में शामिल, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और ये जो मुझे मिल रहा है किराए की जगह पर, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल नहीं होगा। तो सर समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, पहले इसको माइनस किया, पहले मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये माइनस करके उसके बाद ये वाला अंडा इस्तेमाल किधर हो रहा है, बेकरी आइटम में, तो एक बार फिर माइनस करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे। यही सवाल का सबसे ट्रिकी पॉइंट था। सर 2 बार क्यों माइनस करेंगे भैया, अगर 10 रुपए एक्सपेंस था, गलती से इनकम लिख दी, तो क्या करेंगे, एक बार इनकम कम करेंगे, दूसरी बार एक्सपेंस में शामिल करेंगे, तो 2 बार माइनस करेंगे ना। इसी तरह ये बेसिकली क्या था, एक्सपेंस था, इसने किस में शामिल कर दिया, नेट सेल में, तो पहली बार तो इनकम में से माइनस करेंगे, और दूसरी बार एक्सपेंस के तौर पे लेंगे, तो ये 2 बार माइनस होना था। सर समझ आ रहा है, ये इनकम में है, आएगा, लेकिन ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगा, चूंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम। डन हो गया सर जी, समझ आ गया। सर और कोई सवाल, डन है सर जी। सर जी मैं लास्ट में सिर्फ आपको ये कहूंगा कि इंशाल्लाह टिल द लास्ट ऑफ एग्जाम में आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। आपके जिन में जो सवाल भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप अगर ISPI में मौजूद हैं, मैं भी SBI में होऊंगा, आप मुझसे मेरे ऑफिस में आके सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं SBI में ना मौजूद हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे टाइम ले लीजिए, आ जाइए, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह टिल द डेट ऑफ एग्जाम आप लोगों के लिए हेल्प के लिए। डन है सर जी। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।